वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक को प्रयोग किया जाता है। और कुछ वैद्युत आग बुझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसा कि पहला नंबर पर जल युक्त अग्निशामक यंत्र बुझाने का यंत्र, और फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, और रेत से भरी बाल्टियां, वो भी अग्नि बुझाने के काम में आती हैं। अगला प्रश्न, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलांस सीटीसी वाले। इसकी व्याख्या है, विद्युत आग में हेलांस सीटीसी वाले अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा कार्बन ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बीएफसी नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर तुरंत ही आग बुझा देता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। जब अग्नि को ऑक्सीजन से अलग कर दोगे तभी अग्नि बुझ जाएगी। ऑक्सीजन और ईंधन को आप अलग कर दिए तो आग बुझ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का प्रयोग किया जाता है। इसका व्याख्या है, विद्युत कार्य के लिए मोटे रबड़ वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है। रबड़ विद्युत रोधक है जो विद्युत शॉक से बचाता है, मतलब विद्युत झटके से आपको बचाता है जूते। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंह से मुंह वाली विधि। ये सबसे आसान विधि है। इसकी व्याख्या, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह विधि है। अगला प्रश्न, अग्नि ध्वनि और संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। ये सभी ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग हैं। इसकी व्याख्या है, दोस्तों हम व्याख्या सहित कराते चल रहे हैं ताकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी बने तो आप आसानी से कर लें। इसकी व्याख्या है, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म, बैटरी आदि आते हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए
दाब बटन से तथा सतत प्रचालन देने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, हेलान सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डैश डैश बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजली से लगने वाली आग। इसकी व्याख्या है बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी हेलन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब जो सीटीसी जो बार बार आपको देखने को मिल रहा है, इसका फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे जिस यंत्र में भर कर बुझाई जाती है, उस यंत्र को कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप फायर और एक्सटिंग्विशर कहते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। अगला प्रश्न, डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर के धारा से आपकी त्वचा जल जाएगी। इसकी व्याख्या है, जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका लगता है। इसका मान बहुत कम, कुछ मिली एम्पियर तक होने से असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर इससे अधिक होगा, हमारी त्वचा जल जाएगी। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैन झाग प्रकार के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत उपकरणों पर फैन झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विद्युत उपकरणों से लगी आग की स्थिति में आग को बुझाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड के और शुष्क चूर्ण प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीन सिस्टम बाड़ों निम्नलिखित में से किस प्रकार के संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्लोरीन सिस्टम आवरण को प्रवेश प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे को चेतावनी देने और आग तथा विस्फोट के खतरे को चेतावनी देने के लिए संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं और इनकी पीली पृष्ठभूमि काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ये विभिन्न प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क टॉक्सिक्स हैजार्ड। आप इन्हें सभी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। इसकी व्याख्या है किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली होने चाहिए। अगला प्रश्न,
विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेश, चार्ज। इसकी व्याख्या है विद्युत धारा घटना के लिए आवेश जिम्मेदार है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाती है। जैसा कि पहला पॉइंट है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है और आवेश की इकाई कूलाम होता है, और विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, तेल ग्रीज पेंट में लगने वाली आग डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्लास बी। इसकी व्याख्या है तेल ग्रीस पेंट में लगने वाली आग क्लास बी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। पहला पॉइंट है, क्लास बी की अग्नि बुझाने के लिए आग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयुक्त होते हैं। अगला पॉइंट, क्लास ए की श्रेणी में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आग को बुझाते हैं, जो कि उसे पानी से आप बुझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट तीसरा, क्लास सी की श्रेणी में एलपीजी गैस सिलेंडर से लगने वाली आग होती हैं, और क्लास डी की श्रेणी विद्युत तार के माध्यम से लगी आग को मतलब क्लास डी की श्रेणी में विद्युत तार के माध्यम से लगी आग होती हैं। अगला प्रश्न है, पीड़ित को उसके छाती पर चोट कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंह से नाक की विधि। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है सिल्वेस्टर विधि। आप देख लीजिए सिल्वेस्टर विधि की प्रथम स्थिति कैसी होती है और द्वितीय विधि कैसी होती है, आप देख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा सैफर विधि देख लीजिए आप, सैफर की प्रथम विधि और सैफर की दूसरी विधि आप देख सकते हैं, किस तरह लिटा कर उसको दबाया जाता है। और मुंह से मुंह में हवा भरना, ये तीसरी विधि हो, मतलब पीड़ित को पीठ के नीचे तकिया लगाए प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति कैसे सांस दी जाती है, आप देख लीजिए। कृत्रिम श्वास यंत्र जब व्यक्ति के सीने छाले पड़े हों तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। मुंह से नाक की कोई भी कृत्रिम विधि नहीं है। अगला प्रश्न, है विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है और यह विद्युतमय तार से जुड़ा हुआ रहता है। तो विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली के प्रघात लगता है। विद्युतमय तार से जुड़ा होने पर सर्वप्रथम विद्युत रोधन पदार्थ लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे विद्युतमय से अलग करें। विद्युत रोधन पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। पहले तो उसे ये करना चाहिए कि पहले मेन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, फिर उसे
उसे छड़ी से बाहर करना चाहिए और उसे दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए, उसके उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न, धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धूम्रपान का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए वृत्ताकार आकृति का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल रंग का बॉर्डर होना चाहिए, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए और जो चित्र आकृति उसमें बनी हो वो काली आकृति होनी चाहिए। निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार होते हैं, जबकि अनिवार्य चिन्ह जो होते हैं वृत्ताकार के अंदर नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत होता है और चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं और सूचनात्मक संकेत जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? इसका सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खतरे के प्रति सजग ना होना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, दुर्घटना होने का मुख्य कारण हो सकते हैं, पहला पॉइंट है खतरे के प्रति सजग ना होना, दूसरा है कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता और तीसरा है सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना और चौथा है उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना। ये भी एक खतरे का उदाहरण है। कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना और घरेलू तनाव होना, ये सभी खतरे का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, 1 किलो ओम। समान उम्र और स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है तथा धारा 9 मिली एम्पियर होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा विद्युत का झटका लगेगा। भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं में से बच सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा और नियमों का पालन करके। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, हम कार्य विशेष मशीन तथा कार्य से संबंधित सुरक्षा के नियमों का पालन करके दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसा कि इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खतरे के प्रति सजग न होना, कार्य में जल्दबाजी, उत्सुकता, सामर्थ्य से अधिक मेहनत और उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता और घरेलू तनाव होना, ये सभी खतरे के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से कारकों में से किस कारण होती हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन की गलती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुर्घटनाएं आमतौर पर मशीन की गलती के कारण होती हैं। दुर्घटनाओं के कारण असावधानी, जल्दबाजी, उत्सुकता, अनुशासन की कमी, अरुचि, अज्ञानता, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित पहनावा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुर्घटना से बचाव के निम्न उपाय: मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना। दूसरा है, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। और तीसरा है, प्रत्येक मशीन के पास मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। चौथा है, आग बुझाने की रेत भरी बाल्टियां आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। और पांचवा है, किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक कर लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा के नियमों से एक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मशीन चलाते समय कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुनियादी सुरक्षा में से एक है, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षा सावधानियां निम्नलिखित प्रकार की हैं, जो कि पहली सावधानी है, कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही आएं, जैसे कि जूते वगैरह आप पहन कर जाएं और हेलमेट वेलमेट लगा लें। और दूसरा है, सुरक्षा संकेतों का पालन करें। और तीसरा है, प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक एवं लगनपूर्वक करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार में किया गया है? इसका सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लैटेराइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कृत्रिम चमड़ा लैटेराइट रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली काम के दौरान निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क लकड़ी मतलब सूखी लकड़ी। इसकी व्याख्या है, विद्युत कार्य करते समय विद्युत झटका सूखे लकड़ी का प्रयोग करने पर नहीं लगता है, क्योंकि सूखी लकड़ी एक विद्युत रोधक की तरह होती है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगला प्रश्न है, धातु के उपकरणों में निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है का डेड डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूसंपर्कन यानी अर्थिंग करके रोका जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, भूसंपर्कन अर्थिंग द्वारा धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है उसे रोका जा सकता है। किसी कारणवश मशीनों के उपकरणों में से उसके बॉडी में स्पर्श हो जाने पर वह कार्य करने वाले कारीगरों को झटका से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट आउट नियम 44। भारतीय विद्युत नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को कट आउट नियम 44 महत्व देता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 किलो ओम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। शुष्क त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में से तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिली एम्पियर से कम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण 1 मिली एम्पियर से कम तब आघात की अनुभूति नहीं होती। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइन वोल्टेज। इसकी व्याख्या है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज की आपूर्ति यह मानव को शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका तीव्र गति होता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना और हृदय गति रुकना व मृत्यु। और तीसरा है श्वास में रुकावट व मूर्छा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व मृत्यु और किसी अंग पर विशेष छाले पड़ जाना या मांस जल जाना, ये व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूखा बालू। सूखा बालू का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर सूखा बालू, दूसरा नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढीला कनेक्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन होना, जिससे उपकरण में कंटैक्ट नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी व्याख्या है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, ISO स्टैंड फॉर ISO का तात्पर्य है। इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या है। आईएसओ का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन में से है। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर। अगला प्रश्न है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैरों पर। इसकी व्याख्या है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के पैरों पर होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सड़क सुरक्षा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा तथा कार्य सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डैश डैश की ट्यूब होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीटाडीन। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या है। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रामाइसिन दर्द निवारक प्रयोग किया जाना चाहिए। फेयर एंड लवली त्वचा पर दाग धब्बों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीटीसी प्रकार की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो उसे सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र के लिए आग लगने पर अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिया हुआ चित्र किसका चिन्ह है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत झटके का खतरा। विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह है ये जो बना है, ये विद्युत झटके। अगला प्रश्न है, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है? इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लास बी एंड क्लास डी प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते। इसकी व्याख्या है, CO2 अग्निशामक इसकी व्याख्या है, CO2 अग्निशामक वर्ग बी प्रकार के वर्ग डी क्लास के अग्नि बुझाने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षार। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
दिया हुआ चिन्ह डैश डैश चेतावनी को दर्शाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। दिया हुआ चिन्ह लेजर बीम चेतावनी को दर्शाता है। अगला प्रश्न, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश डैश रंग की एवं डैश डैश आकार होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे और वर्गाकार। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, निषेधात्मक चिन्ह की बॉर्डर एवं बीच से बना क्रॉस लाल रंग से रंगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैफर विधि। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर है, पहले तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। या ध्यान में रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए। अगला प्रश्न है, विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, इसका आंसर है उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। ये सभी चीज उपलब्ध होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या क्या होनी चाहिए? जैसा कि पहला है, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए और जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।